Hello everyone, welcome to UPSC IQ Tab. Now in this particular video we are going to start with a new series जिसके अंदर जितने भी विजन आईएएस की जितनी भी मंथली मैगजीन्स होती हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, राइट, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर सो दैट आप इसको शॉर्ट में और बहुत जल्दी रिवाइज कर सके अपने प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन के लिए. नाउ दिस पर्टिकुलर मैगजीन इज फॉलोड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं. दैट इज़ वाई ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में भी रहता है और इसके जो टॉपिक्स कवरेज होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं. सो वी कैन एक्चुअली डिस्कस दीज थिंग्स ओवर टाइम और हम देखेंगे कि जब हम इस चीज़ को कवर करेंगे तो यू विल गेन लॉट ऑफ थिंग्स जो कि शायद कहीं ना कहीं तैयारी में छूट गई होगी या फिर न्यूज़ आइटम्स में छूट गया होगा. उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस कर लेंगे इन शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर. सो विल ट्राई टू डू इट इन अ मंथली एंड टॉपिक वाइज मैनर में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल सो दैट एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से काफी दिन पहले ही हम इस चीज को कंप्लीट कर सके पूरी तरह से. तो आज के इस वीडियो में वी आर स्टार्टिंग विद जनवरी 2023 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो टॉपिक है यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं. इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर से विल स्टार्ट. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं. पहला होता है लेजिस्लेचर जो कि उसके लॉ को बनाता है. सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इंप्लीमेंट करता है. और थर्ड होता है जुडिशरी जो कि एक चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर एक कहीं ना कहीं नजर रखता है. तो ये 3 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और इन्हीं तीनों ऑर्गन्स के ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर डिपेंडेंट होता है. अब देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अगर इन तीनों का काम जो है वो साथ में ओवरलैप कर जाए, मतलब जो पर्सन लेजिस्लेचर कर रहा है, जो लेजिस्लेटिव का काम कर रहा है, वही अगर एग्जीक्यूटिव का काम करे, वही अगर जुडिशरी का काम करे, तो उसे कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है. मतलब पावर सेपरेट नहीं है, रादर पावर काफी हद तक सिमिलर है. ठीक है, पावर यहां पर एमलगेट हो गया है. बट अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करें, मतलब लेजिस्लेटिव काम करने के लिए एक अलग सेट ऑफ पर्सन हो, एग्जीक्यूटिव काम करने के लिए एक अलग सेट ऑफ पर्सन हो और सिमिलरली जुडिशरी काम करने के लिए एक अलग सेट ऑफ पर्सन हो, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर. यानी कि पावर पूरी तरीके से सेपरेट है. भारत के अंदर एक मिक्स्ड फिनोमिना को फॉलो किया जाता है जिसमें हम रिजिड, मतलब बहुत ही टाइट सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करते हैं. मतलब हम पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के काम को पूरी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर देते हैं. रादर कुछ काम जो होते हैं उसको हम लार्जली मिल बांट के करते हैं. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं वो मिल बांट के करते हैं और मेजॉरिटी काम जो होते हैं वो सब अपने अपने फंक्शंस में करते हैं. सो अगर इंडिया की बात करूं, फिर से मैं समझाता हूं, क्या इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है? द आंसर इज यस, सेपरेशन ऑफ पावर है, बट बहुत ही रिजिड नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. नाउ देखते हैं ये चीज न्यूज में क्यों है. न्यूज में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ है, एक डिमांड उठी है. डिमांड ये उठी है कि जो कोलिजियन सिस्टम होता है, कोलिजियन सिस्टम वो होता है जो कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट करता है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करता है. मतलब कि देखो, एक कोलिजियन सिस्टम होता है, यानी कि कोलिजियम होता है जो कि कुछ नेम्स सजेस्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला जज कौन होना चाहिए या फिर चीफ जस्टिस कौन होना चाहिए. सिमिलरली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर जज कौन होना चाहिए, इन सब के बारे में ये रिकमेंड करता है ये कोलिजियम. और ये कोलिजियम जो है वो जाती है यूनियन गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट फिर फाइनली इनमें से कुछ पर्सन को सेलेक्ट करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. कोलिजन सिस्टम में एक सेट ऑफ पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ नेम्स सजेस्ट करते हैं रिसर्च करने के बाद और वो यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं और ये लोग फिर आगे जाकर के उन जजेस को चूज करते हैं अमंग दीज नेम्स, इन्हीं नेम्स के अंदर से. तो इसी चीज की, तो ये है कोलिजन सिस्टम. ठीक है, अभी तक जो कोलिजन सिस्टम है ना, इसमें जो कोलिजियम होता है इसमें कोई भी मेंबर एग्जीक्यूटिव का प्रेजेंट नहीं होता है. ऑब्वियसली क्यों नहीं होता है? बिकॉज जुडिशरी को अपॉइंट करने में आप एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो जाएगा ना. देखो, जुडिशरी की पावर डिफरेंट है, एग्जीक्यूटिव की पावर डिफरेंट है, बट अगर जुडिशरी काम करने के लिए जो पर्सन्स अपॉइंट होने हैं उनमें अगर आप एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो जाएगा. एंड दैट इज वाई इट इज डिसाइडेड कि नॉर्मली कोलिजन सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर होता है और एग्जीक्यूटिव इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है. बट रिसेंटली ये डिमांड उठी है कि एग्जीक्यूटिव का कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कोलिजन सिस्टम के अंदर. किसने ये डिमांड उठाई है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर काम करता है. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला है, एक लेटर निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेलेक्ट करने जाओ तो उसका जो कोलिजियम फॉर्म होता है, उस कोलिजियम के अंदर कम से कम कुछ मेंबर्स यूनियन गवर्नमेंट के होने चाहिए एज रिप्रेजेंटेटिव्स.
मतलब कि सुप्रीम के कोर्ट के जजेस को इलेक्ट करने के लिए जो कोलिजियम है उसके अंदर कुछ यूनियन गवर्नमेंट के लोग होने चाहिए, और हाई कोर्ट का जो जजेस को आपको चूज करना है उसके कोलिजियम में कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लोग होने चाहिए। सिंपल वर्ड में ये सेपरेशन ऑफ पावर को खत्म करने की बात कर रहा है। ठीक है, पावर सेपरेट ना हो, रादर एग्जीक्यूटिव जो है वो कंट्रोल करेगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को। ये मतलब ये डिमांड उठी है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, देखो हर चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या है, जैसा हमने बात की तीनों के पावर सेपरेट होते हैं। जुडिशरी का पावर क्या है, जजमेंट्स करना किसी लॉ के ऊपर। कोई अगर लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा तो वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है कि नहीं, ये चीज चेक करना। पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उस लॉ को एक्शन में लाना, यानी कि उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, अब देखो इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, बट ध्यान रखिएगा एब्सोल्यूट और रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर भारत के अंदर प्रेजेंट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान भी सेपरेट सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में तो बात करता है, लेकिन रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात नहीं करता है। कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि आर्टिकल 50 में डीपीएसपी के अंदर ये बोला गया है कि स्टेट की कुछ ऑब्लिगेशन है कुछ करने की, राइट। इसमें भी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 361 जहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में बात की जाती है, वहां पर भी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 105 एंड 194 जहां पर यह बोला जाता है कि कुछ जो एमपीज और एमएलएस होते हैं उनके पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, राइट। वो प्रिविलेजेस भी काइंड ऑफ पावर सेपरेशन की बात करते हैं, राइट। फिर आर्टिकल 122 एंड 212 ये दोनों आर्टिकल ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट के हाउसेस में क्या बात चल रही है उसके ऊपर कभी भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, कोर्ट जो है उसके बारे में कभी इंक्वायरी नहीं कर सकता है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में वो लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, बिकॉज इनका काम डिफरेंट है। पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग करना, उसके लिए वो जो भी मर्जी बात करें उसमें जुडिशियल की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें 122 एंड 212 के अंदर मेंशन है। सो आई होप आप समझ गए, पावर सेपरेशन जो है भारत के अंदर है तो सही, बट वो रिजिड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, रादर एक पोलाइट वे में सेपरेशन ऑफ पावर है, जहां पर एग्जीक्यूटिव अपना खुद का काम करती है, जुडिशरी अपना खुद का काम करती है और लेजिस्लेचर अपना खुद का काम करती है। बट जरूरत पड़ने पर लेजिस्लेचर के लोग ही एग्जीक्यूटिव में काम करते हैं, जो कि होते हैं मिनिस्टर्स। देखो मिनिस्टर्स चूज होते हैं एज लेजिस्लेटर्स, बट वो काम करते हैं एज एग्जीक्यूटिव्स। फिर कभी कभी जुडिशरी को यहां पर जुडिशियल ओवर रीच करना पड़ता है। ओवर रीच करते समय वो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा होता है जब वो कुछ लॉज फॉर्म करता है, राइट। सो उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ रहे होंगे। सिमिलरली अगर आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में एक बॉडी होती है प्रेसिडेंट की या फिर गवर्नर की, राइट। इनके पास एक पावर होता है ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग। अब लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर का मेन पावर क्या है, लॉ फॉर्मेशन, लॉ मेकिंग। सो लॉ मेकिंग का मेन काम जो है वो है लेजिस्लेचर का, लेकिन इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर एग्जीक्यूटिव भी वो काम कर सकता है। सो उम्मीद करता हूं मैं आपको यहां पर समझा पाया हूं कि भारत के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही रिजिड नहीं है, बहुत ही एब्सोल्यूट नहीं है, रादर वो एक पोलाइट और नॉर्मल वे में उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में एरिस्टोटल की किताबों के अंदर मेंशन मिलता है, जहां पर उन्होंने गवर्नमेंट को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जनरल असेंबली जो कि लॉ को बनाएगा, दूसरा पब्लिक ऑफिशियल जो कि लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, एंड तीसरा जुडिशरी। तो पहली बार एरिस्टोटल। मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो एक फ्रेंच फिलोसोफर हुआ करते थे मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताबों के अंदर, जो किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अगर प्रॉपर फंक्शन करनी है तो उनको पावर सेपरेट करने पड़ेंगे। मतलब तीनों ऑर्गन्स को उनको अलग अलग पावर देनी पड़ेगी और तीनों ही ऑर्गन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपना अपना काम अपने अपने एरियाज में करेंगे, तभी एक पर्टिकुलर कंट्री सही तरीके से गवर्न हो पाएगी। ये मॉन्टेस्क्यू ने बोला था। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर कि सेपरेशन ऑफ पावर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड गोज बैक टू ग्रीस के टाइम्स में, जहां पर एरिस्टोटल और प्लेटो हुआ करते थे। देन करंट टाइम में मॉन्टेस्क्यू ने भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, भारत के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली चीज तो ऑब्वियसली अगर किसी भी सिटीजन की कोई भी राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको डायरेक्टली जुडिशरी के पास जाना होता है। बट देखो राइट्स वायलेशन किसके द्वारा, अगर एग्जीक्यूटिव के द्वारा, मान लो किसी पुलिस वाले ने किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बिना किसी कारण से उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, ठीक है, तो वो पर्सन क्या करेगा, ही कैन गो टू यहां पर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, वहां पर रिट इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, हेबियस कॉर्पस को इशू कर सकती है। सो हुआ क्या यहां पर देखो, एग्जीक्यूटिव ने टायरनी करने की कोशिश की, मतलब एग्जीक्यूटिव ने रॉन्गफुली किसी को अरेस्ट करने की कोशिश की, बट उसके प्रोटेक्शन में यहां पर कौन आया, जुडिशरी। सो एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है, तभी तो जुडिशरी इसका काम संभाल पाया, राइट। अगर लेट्स से एग्जीक्यूटिव के अंदर जुडिशरी होता
तो एग्जीक्यूटिव के किसी काम को जुडिशरी कभी भी चैलेंज नहीं कर पाता। आई होप इट इज क्लियर। तो जुडिशरी यहाँ पर एक फाइनल इंटरप्रेटर की काम करता है हमारे संविधान के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो कहीं पर भी अगर लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर राइट्स या लिबर्टी का अगर वायलेशन होगा सिटीजन्स के, तो उसको बचाने के लिए जुडिशरी खुद आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पावर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। के.एस. पुट्टास्वामी केस में यह बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो भारत के हर एक पर्सन के लिए एक फंडामेंटल राइट है, और इसको आर्टिकल 21 के अंदर डाला गया, राइट टू लाइफ के अंदर। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले यह हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक पब्लिक बिल लाने की कोशिश की थी, पोस्टल बिल लाने की कोशिश की थी, जिसके थ्रू वो किसी भी पर्टिकुलर लेटर्स को या फिर अलग अलग चीजों को पढ़ सकते थे, राइट। बट इस चीज को रोकते हुए के.एस. पुट्टास्वामी केस के अंदर यह बोला गया कि हम किसी की प्राइवेसी के ऊपर दखल अंदाजी नहीं दे सकते, बिकॉज प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। सो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। लेजिस्लेचर के एक पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए जुडिशरी यहां पर एक दूसरी एक जजमेंट लेकर आता है, जिस जजमेंट के अंदर ये सब चीजें मेंशन की जाती हैं। तो ये भी हमारे सेपरेशन ऑफ पावर को शो करता है। इसके अलावा ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी कोई भी यहां पर पावर अब्यूज ना कर पाए, इसलिए जो बाकी गवर्नमेंट्स है वो उनका ध्यान रखती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, कि चेक्स एंड बैलेंसेस यहां पर चलते रहते हैं। इसके अलावा देखो, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो तब भी काफी हद तक मिलजुल के काम करते हैं, बट जुडिशरी यहां पर टोटली डिफरेंट काम करता है, एक अलग काम करता है, राइट। लॉज की वैलिडिटी को चेक करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस को चेक करता है, राइट। किसी भी तरीके का लॉ एंड लिबर्टी का अगर वायलेशन हो तो उसको चेक करता है। सो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा कभी भी जुडिशरी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है कि वो अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से कर पाए। ये भी हमारे सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर आता है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे अच्छी चीज ये होती है कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का सीधा सा मतलब यह है कि वो ये इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर अपना काम खुद करे, लॉ मेकिंग का, जुडिशरी अपना काम खुद करे और एग्जीक्यूटिव अपना काम खुद करे, और करते करते ये तीनों ही अपने अपने कामों में एक्सपर्ट बन जाएंगे, राइट। लेजिस्लेचर को अपने काम में एक्सपर्टीज लानी है, जुडिशरी को भी और एग्जीक्यूटिव को भी। इससे क्या होगा? इससे होगा कि अपना अपना काम करते समय सब इतने अच्छे तरीके से ऑपरेट करेंगे ऑब्वियसली कि हमारा देश जो है वो ऑटोमेटिकली एक बेटर तरीके से गवर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर उनको सिर्फ वही काम करना हो तो, राइट। बट अगर हम लगातार किसी का पर्सन का काम चेंज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो काम सही नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा इट मिनिमाइजेस द कॉन्फ्लिक्ट अमंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। कुछ लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है, लेट्स से कि अगर हम एग्जीक्यूटिव के साथ उसको ओवरलैप कर दें, अगर मैं ये बोल दूं कि जो काम ये पर्टिकुलर बॉडी करेगी वो काम ये पर्टिकुलर बॉडी भी करेगी, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको भी रोकने का सिंपल सा काम है सेपरेशन ऑफ पावर। अगर आप पावर ही सेपरेट कर दोगे कि इसका काम डिफरेंट है, इसका काम डिफरेंट है, तो कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर इंपॉर्टेंस समझ आ गई सेपरेशन ऑफ पावर की। लेट्स मूव ऑन टू इश्यूज। क्या क्या इश्यूज है सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर? पहली चीज तो कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कुछ ना कुछ डेडलॉक्स हो जाते हैं। जैसे कि देखो, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अगर जजेस जो हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनको अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो कहां मेंशन किया गया है? तो वो प्रोसीजर मेंशन किया गया है एक लॉ के द्वारा, जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1947। ठीक है। सो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1947 जिसको लेजिस्लेचर ने बनाया था, उसके थ्रू ये बोला गया कि जुडिशरी के लोगों को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। 1999 में इसको फिर से अपडेट भी किया गया। बट जैसा हम अभी देख रहे हैं, अभी क्या हो रहा है? एग्जीक्यूटिव एक्चुअली इस पर्टिकुलर चीज को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। एग्जीक्यूटिव चाहता है इस पर्टिकुलर चीज को ओवर पावर करके यहां पर एग्जीक्यूटिव को भी जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। सेकंड, इसी चीज को करने के लिए लेजिस्लेचर एक यहाँ पे न्यू लॉ लेकर आता है, मतलब कि जजेस के अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करने के लिए एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट था मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, एक नया लॉ लेकर आता है जिसका नाम है एनजेएसी, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, 2015 के अंदर लेकर आता है, जिसके अंदर ये बोलता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर साथ में मिलकर जुडिशियल अपॉइंटमेंट को रोक सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। पर ध्यान से देखिए, तो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो गया, बिकॉज जुडिशरी की पावर तो डिफरेंट है, सेपरेट है। तो कैसे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर इसकी पावर के ऊपर इंक्रोच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, इस पर्टिकुलर चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता करके कैंसिल कर दिया गया। 2015 में इसी केस को सुनते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आपको एक नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ही लाना पड़ेगा। देखो, बिकॉज पिछला प्रोसीजर 1999 का है, तो आपको एक नया प्रोसीजर ही लाना पड़ेगा। उसी के थ्रू आप बेसिकली जजेस के अपॉइंटमेंट को रेगुलेट कर सकते हो। 2017 में इसको लाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस ले लिया था और उसके बाद अभी तक ये वापस नहीं आया है। ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर, अभी तक जो हमारे जितने भी जजेस वगैरह हैं उनके अपॉइंटमेंट्स जो हैं दे आर रेगुलेटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1999। ठीक है। इस एक्ट के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा फंक्शन डिवीजन के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिकॉज देखो,
अभी हम मानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरीके से नहीं है सारे ही ऑर्गन्स के अंदर, बिकॉज कुछ न कुछ फंक्शंस, कुछ न कुछ पावर्स जो है वो ओवरलैप करते हैं आपस में एक दूसरे के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, वे फॉरवर्ड जब हम बात करते हैं, देखो नॉर्मली ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आपको प्रीलिम्स के लिए इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टिक टू द प्रीलिम्स पार्ट फॉर नाउ, ठीक है। वे फॉरवर्ड में आते हैं, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक पीएलआर प्रोजेक्ट केस आया था जो कि 2021 में आया था, उसके अंदर ये मेंशन किया गया था, उसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि कोलिजन सिस्टम, कोलिजन जो है वो जब भी कोई नाम रिकमेंड करता है तो सेंटर को उस नाम को 3 से 4 हफ्तों के अंदर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो ना कि कोलिजन सिस्टम में कोई नेम दिया और सेंटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो पीएलआर प्रोजेक्ट के अंदर ये मेंशन किया गया था कि उस नाम को 3 से 4 हफ्तों के अंदर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ऑलराइट, देन एक बिल के बारे में बात करते हैं जो रिसेंटली आया था, एनजेसी बिल 2022, यानी कि नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022, जो कि एक प्राइवेट मेंबर बिल था पहली चीज तो, और इसको राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। एम क्या था इसका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करना, बट अभी तक इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर अपडेट नहीं है। जब भी हम अपडेट होगा तो हम इसके बारे में बात कर लेंगे। सो जितना भी मेन पार्ट था उसको हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है। अब कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो विजन देता है उसके बारे में हम बात करते हैं। नाउ पहली चीज तो ये है कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कौन कौन से हैं सेपरेशन ऑफ पावर पे, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर के लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं ओवर द ईयर्स, ठीक है। सो फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को आया गया था, जो कि स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट में था। ये पर्टिकुलर केस ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है और इसको रोका जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के द्वारा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सीधा ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, आत्मा को हम बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं कि ये वो चीजें हैं जो कि इसके अंदर होनी ही चाहिए। तो पार्लियामेंट जो है वो इस आत्मा को अमेंड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, बाकी कुछ भी अमेंड कर सकता है, ठीक है। अब ये आत्मा एग्जैक्टली क्या है इसकी कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं है और ये ओवर द टाइम खुद ही केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। I hope this is clear. केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973, दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखिएगा बेसिक फीचर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था अमेंडमेंट की पावर के रिस्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आया IR सिलो केस जो कि 2007 के अंदर आता है। इसने भी क्या किया, पहली चीज तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन था उसको अपहोल्ड किया, उसने बोला कि ये चीज तो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ इसने एक काम और किया, देखो इससे पहले क्या किया था गवर्नमेंट एक 9th शेड्यूल का कंसेप्ट लेकर आया। गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक नया 9th शेड्यूल बनाते हैं और जो भी चीजें हम 9th शेड्यूल के अंदर डालेंगे ना उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब जुडिशरी उसको चेक नहीं कर सकती है। तो IR सिलो केस बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चीज को डाल दो जिसके ऊपर जुडिशरी रिव्यू ना कर पाए। तो 9th शेड्यूल वाली बात को यहाँ पर हटा दिया गया और बोला गया कि 9th शेड्यूल की बात पर भी जुडिशरी यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, भले आप कहीं पर भी डाल दीजिए जुडिशियल रिव्यू होगा। तो IR सिलो केस के अंदर दो चीजें थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अपहोल्ड किया गया और दूसरा बोला गया कि जो 9th शेड्यूल के जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। उससे पहले एक केस आया था राम जवाया कपूर 1955 के अंदर। तो ये केस जो है स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर है और ये केस पर्टिकुलर ये बोलता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना वो भारत के अंदर पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और बहुत सारे ओवरलैप्स है तीनों ही ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर। मतलब एग्जेक्टिव का कुछ काम जुडिशरी भी करती है, सिमिलरली जुडिशरी का कुछ काम एग्जेक्टिव भी करती है और कहीं ना कहीं एग्जेक्टिव का कुछ काम जो लेजिस्लेचर है वो भी करती है। तो इस तरीके से पावर जो है पूरी तरीके से सेपरेट नहीं है, रादर कुछ ना कुछ जो ओवरलैपिंग है पावर की वो प्रेजेंट है। तो राम जवाया कपूर का जो मेन आइडिया है वो यही है। नेक्स्ट बात करते हैं P कनादसन केस के बारे में। ये केस 1993 के अंदर आया था और ये पर्टिकुलर केस ये बोलता है कि लेट्स से कि अगर किसी चीज को आपने 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया है और अगर वो चीज बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर लॉज नहीं बना सकते। तो ये बेसिकली क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर और 9th शेड्यूल का जो केस है दोनों चीजों को मर्ज करता है और बोलता है कि कोई ऐसी चीज जो भले ही 9th शेड्यूल के अंदर प्रेजेंट है बट अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रही है तो आप उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट गोलकनाथ केस 1967 के अंदर आया था। ये अगेन सेम बात बोलता है कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट जो है उसको वायलेट नहीं कर सकता, उसको अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट के पास कोई पावर नहीं है, सॉरी पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के लिए। देन फाइनली एक करतार सिंह केस आया था 1994 के अंदर। इस करतार सिंह केस के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि तीनों ही ऑर्गन्स के एग्जैक्ट फंक्शंस क्या है,
इसके अंदर बताया गया कि लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग का है, एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उसके इंप्लीमेंटेशन का है, और जुडिशरी का मेन फंक्शन सिर्फ लॉ इंटरप्रिटेशन का है। और इसके अलावा जो बाकी फंक्शंस है वो सब के सब कहीं ना कहीं पावर सेपरेशन के फील्ड के अंदर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। करतार सिंह केस, देखो अब दो केस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राम जवाया कपूर केस जो सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है और बोलता है कि भारत के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर प्रेजेंट नहीं है, और दूसरा करतार सिंह केस वो सिर्फ और सिर्फ तीनों ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में बात करता है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, एक और चीज है, 2016 में एक और केस आया था, अनीता कुशवाहा केस। अनीता कुशवाहा केस के अंदर बोला गया था कि जो राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ के अंदर एक और केस, एक और राइट आता है, उसका नाम है राइट टू एक्सेस जस्टिस। मतलब जस्टिस प्राप्त करना भी हमारे लाइफ का पार्ट है, लाइफ के राइट का पार्ट है। और जस्टिस किस टाइप की होगी? दो टाइप की जस्टिस बोली गई, एक अफोर्डेबल जस्टिस और एक एक्सेसिबल जस्टिस। अफोर्डेबल मतलब जो आपके पास इतने पैसे हों कि आप उसको अफोर्ड कर सको, और एक्सेसिबल मतलब सब तक, गांव गांव, गली गली, शहर शहर तक जस्टिस पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस का कंपोनेंट है, उसके टोटल 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है इफेक्टिवनेस ऑफ एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म, मतलब जो भी आप मैकेनिज्म बना रहे हो, राइट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट से लेकर के उसको फिर जज के सामने पेश करना, उसके ऊपर प्रॉपर कन्विक्शन कराना, एंड फाइनली जजमेंट प्रोवाइड करना। ये जो एंटायर जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस इफेक्टिव होना चाहिए। ये मतलब एंड ऑफ द डे रिजल्ट लाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये प्रोसेस बीच में ही ब्रेक डाउन हो जाए। पहला मेन एम्स का ये है। सेकंड मेन एम ये है कि जो भी आपको चीज़ें लेकर आनी है, जो भी जजमेंट्स वगैरह लेने हैं, जो भी आपको लोगों को न्याय प्रोवाइड करना है, दैट शुड बी स्पीडी, मतलब जल्दी से जल्दी करना है। ऐसा ना हो कि लोग वेट करते ही रह जाए और हम उनको प्रॉपरली न्याय ना दे पाए। थर्ड है प्रॉपर एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब हर एक पर्सन को, हर एक विलेजेस में, टाउन्स में जस्टिस एक्सेसिबल होनी चाहिए। और फोर्थ चीज़ है दे शुड बी अफोर्डेबल ऑल्सो। एक्सेसिबल के साथ साथ में अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे रखी है। प्रॉब्लम ये है कि देखो, हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसके अंदर आपने सुना होगा नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, राइट, फिर सालसा है, फिर डालसा है। बट प्रॉब्लम यह है कि इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण देखा गया है कि पिछले 5 साल से ज़्यादा में सिर्फ 12 लाख लोगों ने ही अभी तक इन पर्टिकुलर चीज़ों का फायदा उठाया है। हमारी 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि लीगल एड का खर्चा नहीं उठा सकती। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 12 लाख लोग ही इसका खर्चा, मतलब इसको यूज़ कर पाए हैं अभी तक। मेन प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस नहीं, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट चीज, 2011 से 16 के बीच का जब जीडीपी चेक किया गया तो ये पाया गया कि सिर्फ 0.08% ऑफ जीडीपी जो पैसा है वो जुडिशरी के ऊपर खर्च किया गया है। बाकी सारा पैसा बाकी सेक्टर्स के ऊपर खर्च किया गया है, बट जुडिशरी को इसमें जो मिला है वो बहुत ही कम पैसा मिला है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं जो पहला टॉपिक था यहाँ पर वो प्रॉपर्ली आपको समझ आ गया है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, आई होप आई हैव डिस्कस्ड इट ऑल एंड इट इज ऑल क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज फेडरलिज्म के बारे में एंड किस तरीके से दिल्ली को एक यूनिक स्टेटस मिला है। रिसेंट न्यूज क्या है? रिसेंट न्यूज ये है कि जो दिल्ली है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टशल्स चल रहे हैं। रिसेंट जो प्रॉब्लम है वो इस चीज के ऊपर है कि देखो, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, राइट, ये सब ऑफिसर्स जो पोस्टेड होते हैं लेट्स से दिल्ली के अंदर, उनके ऊपर एग्जैक्ट कंट्रोल किसका है? क्या वो कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट का होगा या फिर वो कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा? इसके ऊपर प्रॉब्लम चल रही है। स्पेशली कि उसको पोस्टिंग्स कौन देगा, मतलब पोस्टिंग कौन उनको देगा, फिर ट्रांसफर कौन देगा सिविल सर्वेंट्स को, इसकी ओवरऑल पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास? इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा बहस चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये बोला है कि देखो, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, जस्ट रिमेंबर दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ द यूनियन। ठीक है, दिल्ली जो है वो यूनियन का एक एक्सटेंशन है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टेट को भी एक यूनियन टेरिटरी की तरह रेफर किया गया है और उसको एक्सटेंशन ऑफ द यूनियन की तरह बोला गया है। ठीक है, फिर देखते हैं दिल्ली का प्रेजेंट स्टेटस क्या है एज यूटी। देखो, 69th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1991 में आया था, उसने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है, उसको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 स्पेशल स्टेटस मिलता है, जहां पर यह बोला जाता है कि दिल्ली का अपना खुद का एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा। पहली चीज तो एक ऐसा गवर्नमेंट होगा जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, मतलब लोग उसको इलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा उसके पास अपनी खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ये दो चीजें दी गई 1991 के 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। पहला, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया जिसके पास अपना खुद का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा और साथ ही साथ एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। अब यहां पर आर्टिकल 239A ऑलरेडी प्रेजेंट था, राइट, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद में 2 आर्टिकल्स को और मेंशन किया गया, आर्टिकल 239AA और 239AB। इसके अंदर ये बोला जाता है, पहली चीज 239AA के अंदर ये बोला जाता है कि इस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो सारे पावर्स हैं कि वो स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं उन सब के ऊपर लॉ बना सकता है,
रूल्स बना सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। नाउ लेट्स से कि अगर मिनिस्टर कोई भी रूल बनाए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दिल्ली का, अगर वो कोई भी रूल बनाए और अगर वो रूल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पसंद ना आए, वो लॉ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को पसंद ना आए, तो वहाँ पर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होगा और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ब्रेक करने के लिए प्रेसिडेंट का सहायता लिया जाएगा। मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उस चीज़ को रेफर कर देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी एक्शंस बताएगा या फिर जो भी चीज़ें बताएगा उसके बाद उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आती हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये 3 चीज़ें स्टेट के पास नहीं है, रिमेंबर, ये 3 चीज़ें जो हैं वो नेशन के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अब हम कुछ लॉज के बारे में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट केसेस जो कि दिल्ली से रिलेटेड हैं। पहला, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के अंदर एक केस आया था। इस केस के अंदर ये बोला गया, जजमेंट के अंदर ये बोला गया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा ही विल बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जहां पर भी वो पावर डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर नहीं है। देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास टोटल 3 पावर्स हैं। कौन कौन से 3 पावर्स? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इसके ऊपर वो सारे एक्शंस खुद से ले सकती है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसकी पावर जो है डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं है। और ये नहीं होने के कारण जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ही विल बी बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगी ना उसके द्वारा उसको बाउंड किया गया है। फर्स्ट थिंग्स। सेकंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। थर्ड, बोला गया कि ऑल्दो इसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर की आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा ना हो ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया, उसको लॉ बना दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पता ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको एटलीस्ट आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यू शुड बी टेलिंग हिम कि दीज आर द लॉज दैट वी हैव ट्राइड टू फ्रेम। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो 2018 के अंदर ये लॉ आया था, फिर 2019 के अंदर फिर से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, लेकिन इसके अंदर कोई भी प्रॉपर जजमेंट निकल के नहीं आ पाया। 2021 के अंदर फिर से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। इसके कुछ प्रोविजंस को देखते हैं बिकॉज दीज आर लेटेस्ट। रिसेंटली ये बोला जाता है कि जो वर्ड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वर्ड का मीनिंग अब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होगा, रादर इट विल बी लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहली चीज तो गवर्नमेंट वर्ड का मतलब ही चेंज कर दिया। गवर्नमेंट वर्ड का पहले मतलब होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब उसका मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरा, सेंट्रल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सेंट्रल मिनिस्टर्स, जब भी कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने जाएंगे उस एक्शन लेने से पहले उनको एलजी की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओपिनियन लेनी कंपलसरी कर दी गई है। थर्ड चीज देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसे कुछ पावर्स डिफाइंड है, कुछ पावर्स उसके डिफाइंड है, और पावर्स डिफाइंड होने के कारण वो पर्टिकुलर चीज़ उन्हीं चीज़ों पर सिर्फ लॉ बना सकता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसके पावर्स के अंदर नहीं है और उसके ऊपर वो लॉ बनाने की कोशिश करता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको एसेंट प्रोवाइड नहीं करेगा और उसको प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ देखते हैं कि करंट सेटअप के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली जो लेजिस्लेचर का अपना प्रिविलेज होता है वो उसको प्रिविलेज मिल नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ओवरऑल रूल कर रहा है। नाउ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को हेड बनाया गया है उसकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। लेट्स से कोई अगर लॉ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पास करता है, बट अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी कारणवश अगर उसको कैंसिल कर देता है, तो प्रॉब्लम किसके ऊपर आएगी? प्रॉब्लम तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर आएगी, बट कैंसिल कौन कर रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंसिल कर रहा है। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट चीज, अकाउंटेबिलिटी है किसकी? तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लेट्स से उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना कि उसको लॉ पास करना ही करना है, वो सिंपली उसको कैंसिल कर सकता है, उसको प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। वो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं असेंबली के लिए। रिस्पॉन्सिबल कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? पावर कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। देन ऊपर मैंने आपको बताया था 239A के अंदर 2 ऐड किए गए थे, 239AA और 239AB, राइट। तो AA को तो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम AB को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 239AB ये बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है दिल्ली के अंदर जब भी जरूरत हो, तो जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए तो। बट जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है तो वहाँ का मेन रिपोर्ट क्या होता है? मेन चीज ये होता है कि किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल तभी लग सकता है जब उस स्टेट का गवर्नर जो है, गवर्नर वो खुद एक रिकमेंडेशन करे गवर्नर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं। किसी स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है, गवर्नर रिकमेंड करता है कि इस पर्टिकुलर चीज को, मतलब इस पर्टिकुलर रूल को आपको संभालना होगा, इसको देखना होगा और इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगाना होगा। ठीक है, ये होता है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गवर्नर कौन है? यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ही गवर्नर है। अब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा लगे कि ये पर्टिकुलर स्टेट सही से नहीं चल रहा है, ठीक है,
तो मैं जाकर के प्रेसिडेंट को बोलूंगा प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। बट द पॉइंट इज कि ये खुद ही तो गवर्नमेंट है, बिकॉज यहां पर बोला गया है कि गवर्नमेंट खुद कौन है, गवर्नमेंट इज एलजी। तो क्या एलजी कभी खुद के अगेंस्ट कंप्लेन करने जाएगा प्रेसिडेंट के पास? राइट, ये एक बहुत बड़ा लूप होल है कि कभी वो खुद के अगेंस्ट रिपोर्ट अगेंस्ट दमसेल्फ तो कभी करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अगर ब्रेकडाउन भी हो जाए तो उसके बावजूद यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर नहीं आ पाएगी, रादर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है खुद ही रूल करता रहेगा। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, सेंट्रल और स्टेट के बीच में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स और ज्यादा इमर्ज हो जाएंगे। देन सर्विस डिपार्टमेंट जो है, सर्विस डिपार्टमेंट ऑल्दो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आता है, लेकिन जो काम है उसका वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। एक यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन क्या है, कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पर दोनों ही जो पार्टीज हैं, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों साथ में मिलकर काम करें, तब ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिल्ली के एवोल्यूशन की। दिल्ली किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। देखिए 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इट केम इनटू बीइंग, तो दिल्ली को पार्ट सी के स्टेट में डाला गया था। टोटल 4 पार्ट्स थे, ए बी सी डी, तो सी के अंदर बेसिकली दिल्ली को डाला गया था। ठीक है, 1951 के अंदर दिल्ली के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई और एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर दिया गया। 1956 के अंदर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है और उसके अंदर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1966 के अंदर फिर से एक और एक्ट पास होता है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, और इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बोला गया कि दिल्ली के पास एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगा, लेकिन इस एक्ट को बाद में रिपील कर दिया गया, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद 1999 में फिर से वही जो एक्ट हम पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और उसके तहत एक जीएनसीटीडी एक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट लाया जाता है 1991 के अंदर, जिसके तहत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। और फाइनली 2021 में इसी का एक अमेंडमेंट आया है, जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021। ठीक है, और इसके क्या 3 प्रोविजंस है वो हमने ऑलरेडी देख लिए। पहला, गवर्नमेंट का मतलब अब से होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरा, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एलजी का ओपिनियन लेना पड़ेगा। और तीसरा, अगर कोई भी ऐसा लॉ या रूल बनाया जाता है जो कि पावर्स में डिफाइंड नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस चीज को रोक देगा और प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक और चीज है यहाँ पर, देखो भारत में दो ऐसी जगह है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट इस्तेमाल किया जाता है, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। तो दोनों की पावर्स को कंपेयर करते हैं। पहली चीज तो ज्यादा पावर किसकी है, ज्यादा पावर यहाँ पे दिल्ली की है एज कंपेयर टू पुडुचेरी। देखो दिल्ली की पावर ज्यादा इसलिए है बिकॉज इसके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी हैं। 3 मेन फंक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये तीनों काम जो है वो यहाँ पर जो दिल्ली की एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है उसको भी करना पड़ता है। बट पुडुचेरी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। सेकेंड चीज, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है, एलजी ऑफ दिल्ली, उसको गाइड करने के लिए 2 डिफरेंट एक्ट्स हैं। पहला जो है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021। ये 2 डिफरेंट लॉज से जो आर्टिकल जो दिल्ली है, बेसिकली दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको गवर्न किया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी जो है सिर्फ एक ही लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है, उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। ठीक है, तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 239 और 239AA, इसके तहत जो दिल्ली है उसको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। और स्पेशल स्टेटस मिलने के कारण सेंटर की जो प्रोमिनेंस है दिल्ली के अंदर वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू पुडुचेरी। सेंटर का रोल भी कहीं ज्यादा है, ठीक है, दिल्ली के अंदर एज कंपेयर टू पुडुचेरी। उम्मीद करता हूं आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक, जहां पर हम बात करने वाले हैं इलेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली जो हमारी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया है ऑन द थीम ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटेग्रिटी। सिंपल वर्ड्स में समझिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने होस्ट किया है 2nd कॉन्फ्रेंस इलेक्शन इंटेग्रिटी के ऊपर। ठीक है, इलेक्शन इंटेग्रिटी के ऊपर। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे देश के जितने भी सुप्रीम जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि 2021 में क्या हुआ था। 2021 में यूएसए ने, जो बाइडेन उस टाइम प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने एक समिट फॉर डेमोक्रेसी करवाया था, समिट फॉर डेमोक्रेसी। और उसका समिट फॉर डेमोक्रेसी का जो आउटकम था ना, उसके अंदर एक वर्ड मेंशन था, इलेक्शन इंटेग्रिटी। मतलब जो इलेक्शंस है वो इंटीग्रल होना चाहिए, वो सही तरीके से होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इस चीज के ऊपर लीप लिया। इंडिया ने अपने आप को लीडर बनाया और बोला कि हम लीड करेंगे इस डेमोक्रेसी कोहोर्ट को इन इलेक्शन इंटेग्रिटी के ऊपर, और इस चीज को यहाँ पर लीड करने की बात की गई। ठीक है, देखते हैं टेक्नोलॉजी का इलेक्शंस में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है ऑब्वियसली। इलेक्शन फ्रॉड जो है उसको बंद कर देगा, वोटर्स के रजिस्ट्रेशन का एक्यूरेसी को बेटर करेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, परसेंटेज इंप्रूव करेगा। बट ये सब चीजें हमारे मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहाँ पर प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्राजील यहाँ पर एक सिस्टम यूज करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और जिस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत वोटर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है, वोटर्स को देखो, वोटर्स जो है एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो डेटाबेस में उनका नाम, डेटा सारा कुछ आ जाएगा, तो दोबारा कभी वो वहां पर
वो नहीं करवा सकते, राइट, कभी भी दोबारा रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो उससे क्या होता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो है वो अवॉइड हो जाता है, ठीक है, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ही हो पाता है। ऑलराइट, एक और चीज़ है कि भारत में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम स्टार्ट किया था। ये बेसिकली था सर्विस वोटर्स के लिए। सिंपल वर्ड्स में बोले, लेट्स से कि कोई पर्सन आर्मी का है जो पंजाब का रहने वाला है, बट वो अभी असम में पोस्टेड है, जिसके कारण जब पंजाब में इलेक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। बट इस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली किसी तरीके से वो पोस्टल बैलेट पहुंचाएगा इस पर्टिकुलर पर्सन के पास। ये पर्सन जो है उसको वहां पर वोट देंगे और वापस भेज देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली बेसिकली पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो सर्विस वोटर्स हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नहीं रह रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं वोट देने के लिए, ठीक है। सो ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, दोनों ही हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा ऑब्वियसली चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं टेक्नोलॉजी के, डीप फेक का इस्तेमाल होना, वोटर्स मैनिपुलेट हो जाएंगे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, राइट, इन सब चीज़ों से। देन साइबर सिक्योरिटी के ऑब्वियसली बहुत सारे रिस्क हैं, और टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी नहीं है हर जगह पर। तो अगर हम लेट्स से इलेक्शन को भी टेक्नोलॉजिकल बना देंगे तो जो गाँव के लोग हैं जिनको नहीं पता है उसको कैसे यूज़ करना है, वो लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे, राइट। तो इन तरीके के चैलेंजेस हैं, बट दीज चैलेंजेस विल बी मोर यूजफुल इन मेंस एग्जामिनेशन। अभी के लिए उसको हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि डेटा लोकलाइजेशन के बारे में मेंशन किया गया है। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या इलेक्शन इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए डेटा लोकलाइजेशन की जरूरत है। द आंसर इज यस, बिकॉज अगर इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर ही रहेगा तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो उस डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे रिलेटेड एक और चीज़ ये है कि जो बिग टेक कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी टेक्निकल कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, उनको बोला गया है कि आपको अपने पेरेंट कंपनी के साथ डेटा शेयर नहीं करना है। पेरेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, जो लार्जर कंपनीज है। देखो जैसे गूगल को आप जानते हैं, गूगल एक कंपनी है, बट क्या आप जानते हैं गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट। सो गूगल को ये बोला गया है कि आपके पास जो भी डेटा है ना, वो डेटा आप अल्फाबेट के साथ शेयर नहीं कर सकते। भले ही अल्फाबेट आपका मालिक है, बट इसके बावजूद आप उसको शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा ही रूल जो है यूके के अंदर भी बनाया गया है। तो इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ रूल बनाया नहीं है, बट इंडिया को ऐसा रूल बनाना चाहिए। तीसरी चीज़, कुछ ऐसे रोबस्ट डोमेस्टिक लॉज बनाने चाहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने चाहिए जिसके थ्रू कोई भी पर्सन साइबर तरीके से या फिर टेक्नोलॉजिकल तरीके से इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो उसको हम प्रॉपर्ली पनिश कर सके, रिकग्नाइज कर सके, ढूंढ सके, ठीक है। तो ऐसे लॉज अभी तक प्रेजेंट नहीं है इंडिया के अंदर, ऐसे लॉज बनाने की जरूरत है। इसके अलावा प्रॉपर्ली इलेक्शन कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशंस जहां पर होते हैं वहां पर एक प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आने से पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसको हम हटा सकें, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर थिंग अबाउट इलेक्शंस। यहाँ पर एक चीज छूट गई है, देखो कौन कौन सी आईसीटी एक्टिविटीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारी हैं, बट ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें जो हम देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था कॉमेट। कॉमेट का मतलब होता है कम्युनिकेशन प्लान फॉर इलेक्शन ट्रैकिंग। इलेक्शन को ट्रैक करने का एक तरीका है सिंपली। नाउ जितने भी ऐसे जगह है जहां जहां पर पोलिंग स्टेशन होगा, हर जगह पर इस कॉमेट को इस्तेमाल किया जाएगा। और मेन एम क्या होगा कि उससे लगातार कम्युनिकेशन में रहना है, मतलब लगातार बातचीत करती रहनी है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो अपॉइंटेड लोग होंगे वो लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे। पहली बार 2008 के स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में उसको एमपी के अंदर इस्तेमाल किया गया था कॉमेट को। साथ ही साथ एक और बात है कि वीडियो स्ट्रीमिंग जो है पोलिंग स्टेशंस का उसको स्टार्ट करना चाहिए। 2009 में लोकसभा इलेक्शन जब चल रहे थे तो तमिलनाडु ने ऐसा किया था कि उन्होंने क्या किया था, उसको एंटायर चीज को वीडियो रिकॉर्ड किया था, सो दैट किसी भी तरीके का जो मैलिफाइड इंटेंशंस है उसको रोका जा सके और साथ ही साथ बाद में प्रूव भी किया जा सके कि इलेक्शन सही थे कि नहीं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर कि इलेक्शन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की वो सब चीजें आपको प्रॉपर्ली क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहां हम बात करने वाले हैं द वुमेन्स इन जुडिशरी। वुमेन्स का क्या रोल रहा है जुडिशरी में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑल वुमेन बेंच बनाया है। ऑल वुमेन बेंच का मतलब क्या है, 3 पर्सन्स का बेंच है और तीनों ही वुमेन्स हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है बिकॉज नॉर्मली हर एक बेंच के अंदर मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही साथ में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। तो ऑल वुमेन बेंच है, ध्यान रखिएगा ये पूरी हिस्ट्री में, भारतीय हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही बार बनाया गया है ऑल वुमेन बेंच। एक बार 2013 में, एक बार 18 में और एक बार 2022 में, ठीक है। सिर्फ 3 ही बार ऑल वुमेन बेंचेस को फॉर्म किया गया है। रिसेंटली जो फॉर्म किया गया है वो कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए किया गया है। दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। ये इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि तीसरी बार बनाया गया है और कब कब इससे पहले बनाया गया था, 13, 18, 22 में ऑल वुमेन बेंचेस बने थे। राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ 3 ही वुमेन जजेस प्रेजेंट हैं और माना जा रहा है कि 2027 में जाकर के फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस मिलेगी हमें, जिनका नाम होगा जस्टिस बीवी नागरत्न। बीवी नागरत्न जो है उनका जो रिटायरमेंट का डेट है दैट इज इन 2027 के अक्टूबर में और उनको सितंबर 2027 में बनाया जाएगा। मतलब अगर वो चीफ जस्टिस बनेंगे भी ना तो सिर्फ 1 महीने के लिए बन पाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अब कुछ फैक्ट समझते हैं।
5 हाई कोर्ट्स भारत में ऐसे हैं जिसमें एक भी वुमेन जज प्रेजेंट नहीं है। उत्तराखंड, पटना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 5 स्टेट्स में एक भी वुमेन जज प्रेजेंट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। एडवोकेट, जितने भी एडवोकेट्स होते हैं उनकी बात करें तो पूरे भारत में सिर्फ 15% एडवोकेट्स ऐसे हैं जो कि वुमेन्स हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज तक सिर्फ 11 वुमेन जज ही पहुंच पाई हैं, और इस 11 में से भी 5 वुमेन जज तो ऐसी हैं जो कि पिछले 3 साल में आई है। मतलब अगर हम 2020 से पहले की बात करें तो राइट फ्रॉम 1950 से 2020 तक सब मिलाकर सिर्फ 6 वुमेन जजेस ही बन पाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 3 स्टेट्स ऐसे हैं, सिक्किम, तेलंगाना और दिल्ली, जहां पर वुमेन का रेशियो कंपैरेटिवली बेटर है। मतलब 1/4 से ज्यादा जो जजेस हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर वो यहाँ पर वुमेन्स हैं, सिक्किम, तेलंगाना और दिल्ली, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। क्या सिग्निफिकेंस है वुमेन्स का, जुडिशरी के अंदर वुमेन्स क्यों होनी चाहिए? अगेन दिस इज अ टॉपिक ऑफ मेंस, बट समझते हैं हल्का फुल्का शॉर्ट में। पहली चीज तो ये है डाइवर्सिटी है, मतलब मैन और वुमेन का सोचने का तरीका डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जब वुमेन्स आएंगे तो वो अपना एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आएंगी, राइट, एक नया सेट ऑफ एक्सपीरियंस लेकर आएंगी, कुछ नए लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगी, राइट, तो इस तरीके से। सेकंड, पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होगा, बिकॉज वुमेन जजेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों से घुलती मिलती हैं, वो अच्छे तरीके से बहुत ही ट्रस्टिंग तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करती हैं। तो इस तरीके से एक पावरफुल सिग्नल जाता है कि कोर्ट जो है इट इज ओपन एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन, हर एक पर्सन आकर के यहाँ पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कोर्ट के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन वगैरह की बात है वहाँ पर वुमेन्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ वगैरह दे सकती हैं, और साथ ही साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो वुमेन की विजिबिलिटी जो है ओवरऑल वो बढ़ेगी कि वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस वगैरह मिल रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो लो रिप्रेजेंटेशन के रीजंस क्या क्या हैं, क्यों वुमेन्स को उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। पहली चीज़ तो सोशल फैक्टर्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके कारण बहुत सारे वुमेन्स को प्रैक्टिस छोड़नी पड़ती है, एडवोकेशन की प्रैक्टिस छोड़नी पड़ती है, राइट। जो किसी भी पर्सन के लिए जो सबसे फॉर्मेटिव कैरियर मेकिंग ईयर्स हो सकते हैं, राइट, उस समय में वो एक फैमिली रेस कर रही होती है, राइट, तो एक भी बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके कारण वो ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। फिर एक चीज़ है कि एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसके कारण वुमेन्स ऑटोमेटिकली बाहर हो जा रही हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जैसे अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो आपको कम से कम 7 साल तक लगातार लीगल प्रैक्टिस करनी होगी। बट ये जो कॉन्टिन्यूस वाला वर्ड है ना, कॉन्टिन्यूस वर्ड यहाँ प्रॉब्लम करता है, बिकॉज ऐसा अक्सर देखा गया है कि वुमेन्स एडवोकेट्स तो मोर देन 10 ईयर्स तक रहती हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली नहीं रह पाती हैं, रादर उनका जो ड्यूरेशन है वो ब्रेक हो जाता है, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ चाइल्ड केयर, बिकॉज ऑफ मैरिज, राइट, इन सब चीज़ों के लिए के कारण बेसिकली कहीं ना कहीं वो चीज़ ब्रेक हो जाती है, और जिसके कारण जो 7 साल कॉन्टिन्यूस लीगल प्रैक्टिस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर टूट जाता है। साथ ही साथ बोला जाता है कि 35 से 45 के बीच का एज होना चाहिए, तभी वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर एज में वो एक मदर होती है, और जिस मदरहुड के लिए वो उनको 24/7 अपने बच्चों के साथ रहना होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हैं अपने आप को, अपने करियर के ऊपर अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसके अलावा सजेशंस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि हमारे एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे एन वी रमन्ना सर ने एक रिकमेंडेशन दिया था। उन्होंने बोला था कि जो हायर जुडिशरी है ना वहाँ पर 50% सीट्स को रिजर्व कर दो आप, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 50% सीट्स को रिजर्व कर दो, ताकि वहाँ पर सिर्फ वुमेन्स ही आ सकती हैं। तो अगर हम 50% ना भी करते हैं, कम से कम 30% करते हैं, 33% करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए। आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इलेक्शंस वुमेन्स इन जुडिशरी, ये भी चीज़ यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो गई, एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हैव बीन क्लियर्ड यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, राइट, आपने इसके बारे में सुना होगा, जिसको 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। ना उसी के मॉडल के ऊपर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं एक बड़ी एंटिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक के नीचे विलेजेस होते हैं। तो आप कह सकते हैं विलेजेस कंबाइंड टू फॉर्म ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स कंबाइंड टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स। सो अभी तक हम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट बेस्ड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे, मतलब हम चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट में हम डेवलपमेंट करें जो कि पर्कुलेट होकर नीचे तक जाए, यानी कि ब्लॉक और विलेज लेवल पे जाए। बट जब हमने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया तो हमने ये पाया कि ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है कि डिस्ट्रिक्ट को प्रॉपरली डेवलप करके हम वो चीज़ विलेजेस तक पहुंचा पाएं। और इस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नीचे जो ब्लॉक लेवल है, उस ब्लॉक लेवल पे हम डेवलपमेंट प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, सो दैट ये ब्लॉक लेवल जो है ये विलेजेस लेवल तक पहुंचे और यहाँ पर डेवलपमेंट पहुंच जाए प्रॉपर्ली, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉटन द ब्रॉडर आइडिया कि क्यों एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लाया गया है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे प्रॉपर्ली डेवलपमेंट जो है वो नीचे तक पर्कुलेट नहीं हो रहा था, इसलिए हम ब्लॉक लेवल पे इसको लेकर आए हैं। बात करते हैं रिसेंट न्यूज़ क्या है। रिसेंट न्यूज़ क्या है कि एबीपी को लॉन्च किया गया है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एम क्या है, देखो पहली चीज़ तो समझो, ये
एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है पहली बार यूनियन बजट 2022-23 यानी कि लास्ट टू लास्ट ईयर में आया था। 2022 का जो बजट था ना, जो 2023 में आया था, उस पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर चीज को लाया गया था। बट इसको फिर से मेंशन किया गया है 23-24 के बजट के अंदर। 2023-2024 का जो बजट है उसमें फिर से इसको मेंशन किया गया है। मतलब बैक टू बैक 2 साल तक इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बोला गया है, इसीलिए इसको 2023 के अंदर लाया गया है। नाउ ये बेस्ड है ऑन द मॉडल्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को 2018 के अंदर लाया गया था और इसके अंदर टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट को लाए गए थे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जो कि अनडेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थे ना, जो लीस्ट डेवलप्ड थे, इन डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया और इनको डेवलप करने की बात की गई। ठीक है, उसी के बेसिस पे, उसी के मॉडल के ऊपर यहां पे लाया गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को। ठीक है, ब्लॉक प्रोग्राम के कुछ फीचर्स समझते हैं। पहले चीज तो एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम भी नीति आयोग के अंदर ही काम करेगा जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम काम करता है। सेकेंड चीज, ये प्रोग्राम जो है टोटल 500 ब्लॉक्स को कवर करेगा। डिस्ट्रिक्ट में टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट थे, बट यहाँ पर 500 ब्लॉक्स हैं, जो कि राइट नाउ 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कवर करता है। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लॉक्स हैं जो चूज किए गए हैं वो 6 स्टेट से चूज किए गए हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। बट जो बाकी स्टेट्स हैं वो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बट जो मेजरली ब्लॉक्स हैं, बिकॉज देखो ये ब्लॉक्स कौन से हैं? जो कि हाईली अंडर डेवलप्ड है, हाईली अनडेवलप्ड है, कम डेवलपमेंट होने के कारण इनको चूज किया गया है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर वो स्टेट्स ज्यादा होंगे जो ऑलरेडी लीस्ट डेवलप्ड उसमें आते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लॉक्स हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन 6 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है। नाउ ये जो 500 ब्लॉक्स का जो नंबर है, ये नंबर स्टैग्नेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये नंबर ऊपर हो सकता है, बढ़ सकता है। मतलब स्टेट्स के पास ये ऑटोनॉमी दी गई है कि आप इसमें और ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक को भी डेवलपमेंट की जरूरत है तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो जितने चाहे उतने ब्लॉक इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकती है, सो दैट उस ब्लॉक को प्रॉपर्ली डेवलप किया जा सके। ऑलराइट, एम क्या है? एम ये है कि जितनी भी एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हेल्थ के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर के अंदर, कहीं पर भी कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, उस गवर्नमेंट सर्विसेज को उस एंटायर लोगों तक पहुंचाया जा सके जो उस ब्लॉक के अंदर रहते हैं। हर एक पर्सन तक उसको पहुंचाया जा सके, सो दैट किसी को अगर किसी टाइम हॉस्पिटल की जरूरत हो तो उसको वो फैसिलिटी मिल सके, किसी को अगर अच्छा खाना चाहिए, किसी को प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स है अलग अलग ब्लॉक्स की, उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। टोटल 15 सोशियो और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को चूज किया गया है। सोशियो का मतलब है सोशल बेस्ड, इकोनॉमिक का मतलब है मनी बेस्ड। दोनों ही तरीकों से, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की बातें भी इसमें की जाती हैं और सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में भी बात की जाती है। ठीक है, अब स्टेट को ये पावर भी दी गई है। देखो 15 तो यहां पर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर सेंटर ने चूज करके दिए हैं, बोला कि 15 चीज पर तो काम होगा ही, बट साथ ही साथ अगर किसी स्टेट को ऐसा लगता है कि हमारे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में पानी की समस्या भी है, पानी की समस्या भी है जो कि उस 15 के अंदर मेंशन नहीं था, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि इस 15 के अंदर मेंशन नहीं है, अगर वो भी किसी स्टेट को लगता है कि यहां पर सॉल्व करने की जरूरत है, तो वो उसको ऐड कर सकती है ताकि वो लोकल चैलेंजेस को भी डील कर सके। तो यहां पर 2 चीजें समझनी है। पहले चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 ब्लॉक्स को चूज किया था, पर स्टेट्स के पास पावर है कि वो और ब्लॉक को चूज कर सकती है। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 15 की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को चूज किया था और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो और भी ज्यादा इंडिकेटर्स को चूज कर सकती है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। इसके अलावा बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इसकी पीरियोडिक रैंकिंग्स निकालोगे, आप टाइम टू टाइम इसको रैंक मतलब रिलीज करोगे कि आप एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हो, किस ब्लॉक में आपने क्या काम किया है, कितना काम किया है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है उसका, और वो सारा का सारा ट्रैकिंग जो है वो रियल टाइम बेसिस पर होगा और उसकी पीरियोडिक मंथली रैंकिंग्स निकलेंगी। हर महीने इसकी एक रैंकिंग निकाली जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ऑब्वियसली एक हेल्दी कंपटीशन होगा। हेल्दी कंपटीशन होगा तो हर एक स्टेट जो है वो अपने ब्लॉक्स को प्रॉपर्ली डेवलप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम का फोकस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गवर्नेंस की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, जैसे कि उनकी लाइफ ऑफ सिटीजन्स को इंप्रूव करना है। ठीक है, जितने भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज करना है। लेट्स से कि कोई अगर स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की चल रही है, दोनों कन्वर्ज करके यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, आउटकम्स को बेटर करना है और उनको प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आपको एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में सब कुछ मालूम चल गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पर बात करते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट पे फोकस करने की जरूरत क्या है और क्या हम पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल पे हम काम कर पा रहे हैं। क्या ये पहली बार है? द आंसर इज नो। 1952 में हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंडिया ने, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम एक्चुअली ब्लॉक्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। तब से हम ब्लॉक्स के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट राइट नाउ जाकर हमने एक फुल फ्लेज स्कीम बनाया है। बट जस्ट रिमेंबर कि ब्लॉक के बारे में हम पहली बार बात नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑलरेडी 1952 से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ही होता आ रहा है।
नाउ इसका मेन एम क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ऐसे लोग जिनको प्रॉपरली हर एक स्कीम का फायदा नहीं मिल पाता है, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनको भी इस सबके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। लोकली अडेप्टेबल प्लानिंग कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, देखो जो राजस्थान की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम असम की रिक्वायरमेंट्स, राइट? जो बिहार की रिक्वायरमेंट्स होंगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम महाराष्ट्र की जो रिक्वायरमेंट्स। राजस्थान में मान लो कोई एक पर्टिकुलर गांव है जो कि वेस्टर्न साइड में है और दूसरी जो है वो ईस्टर्न साइड में है, दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो टोटली डिफरेंट होंगी। तो मेन एम क्या है? इस पर्टिकुलर गांव को कैसे डेवलप करना है वो यहीं के लोग डिसाइड करेंगे। इस गांव के लोग, इस गांव को कैसे डेवलप करना है वो यहीं के लोग डिसाइड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में बैठ के ये डिसाइड नहीं करेगा कि सबको एक तरह से वो करना है हमें, राइट? बिकॉज दैट विल बी वन साइज फिट ऑल अप्रोच। बट यहाँ पर हम वन साइज फिट ऑल अप्रोच को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हर एक ब्लॉक जो है, हर एक विलेज जो है, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है, वो अपने अपने लेवल पर काम करता है, अपने अपने लेवल पर वो डेवलपमेंट चाहता है और उनको वो डेवलपमेंट अपने अपने लेवल पर ही मिलनी चाहिए। तो उनको बेसिकली कस्टमाइज्ड अप्रोचेस इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी है। वो अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। लेट्स से किसी ब्लॉक के अंदर अगर ऑलरेडी रोड बना हुआ है तो आपको वहाँ पर रोड के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, रादर कोई और प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। थर्ड चीज, ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट था। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बॉडी बन तो गई बट वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करें, और उसके लिए एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2018 के जनवरी में इसको स्टार्ट किया गया था। 112 जो सबसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे ना, उसको चूज किया गया था 26 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी से। वन यूनियन टेरिटरी कौन सा था? लद्दाख था, ठीक है? स्टेट को बोला गया कि स्टेट विल बी द मेन ड्राइवर्स। स्टेट यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। टोटल 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को चूज किया गया था, जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना है स्टेट को, दूसरा एजुकेशन पे फोकस करना है, तीसरा एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स पे फोकस करना है, चौथा फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर फोकस करना है और पांचवा स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रा के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? तो देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर टोटल 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, बट ये कॉन्स्टेंट है, इसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, 49 ही है। जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसके अंदर टोटल 15 है, बट ये इंक्रीज हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, ऑलराइट। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर ये बोला गया कि 2 टाइप की रैंकिंग्स निकाली जाएंगी, एक का नाम होगा डेल्टा रैंकिंग, एक का नाम होगा बेसलाइन रैंकिंग। पहले समझो बेसलाइन रैंकिंग क्या होती है। देखो 2018 के अंदर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो लेट्स से हम किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर को पकड़ लेते हैं, लेट्स से एजुकेशन को हमने देखा, तो बोला कि एजुकेशन में कोई एक प्लेस है, मान लो XYZ, इस XYZ को कितने पॉइंट्स मिले थे? मान लेते हैं 40 पॉइंट्स मिले थे, ठीक है? तो अब अगर हम चेक करेंगे कि 2019 में उसको सेम चीज में कितने पॉइंट मिले, तो 42 पॉइंट्स मिले। फिर 2020 में सेम चीज में कितने पॉइंट मिले? 44 पॉइंट्स मिले। तो इसका मतलब है जब हम इंक्रीमेंटल चेंज कर देखते हैं बेसलाइन ईयर से, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर को कांस्टेंट रख के, तो हम चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर ईयर के कंपैरिजन में कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो उसे कहते हैं कि बेसलाइन रैंकिंग कितनी हुई है। मतलब बेसलाइन रैंकिंग क्या है, बेसलाइन डेवलपमेंट क्या हुआ है, ठीक है? बट अगर हम ओवरऑल इंक्रीमेंटल चेंजेस देखते हैं, जैसे हमने देखा कि पहले 40 था, फिर 42 आया, फिर 44 आया, तो अगर हम ईयर ना देखें, हम सिर्फ ये देखें कितना चेंज हो रहा है, मतलब 40 से 44 आ गया, मतलब 4 का चेंज हो गया, 4 यूनिट का चेंज हुआ है, इसे कहते हैं कि ये डेल्टा रैंकिंग में आता है। तो बेसलाइन रैंकिंग में हम ईयर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, डेल्टा रैंकिंग में हम ओवरऑल चेंज पर्सपेक्टिव से देखते हैं कितना चेंज हुआ है, ठीक है? इसके अलावा जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो काफी सक्सेस रहा है, उसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एडीपी के 3 अप्रोचेस होते हैं, तो 3C बोलते हैं। पहला है कन्वर्जेंस। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स वगैरह हैं उन सबको कन्वर्ज करने की जरूरत है ताकि ओवरलैप ऑफ फंक्शंस ना हो। सेकंड, कोलैबोरेशन की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों को साथ में मिलकर काम करना होगा यहाँ पर। और तीसरा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। जो हम मंथली रिपोर्ट्स निकालते हैं उसका मेन एम क्या है, ताकि एक ब्लॉक जो है, एक स्टेट जो है वो दूसरे ब्लॉक से सीखे, दूसरे ब्लॉक को compete करने की कोशिश करे, उसको बेटर करने की कोशिश करे, राइट? तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं आपको एडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम वाला जो कंसेप्ट है वो भी प्रॉपर्ली समझ आ गया, ठीक है? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। कुछ शॉर्ट न्यूज है यहाँ पर जो कि ऑब्वियसली विजन ने स्टार्ट किया है इस चीज को, एंड दिस इज वेरी गुड। जो कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीजें हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। पहली चीज, पब्लिक सर्विस कंटेंट। देखो सिंपल समझो, टीवी चैनल्स, कुछ टीवी चैनल्स जो ऐसे होते हैं जो कि एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए कुछ शो करते हैं, उनको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये बोला है कि आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट पर डे, मतलब 30 मिनट्स पर डे कुछ ऐसा दिखाना होगा जो कि नेशनलिज्म से डील करता हो या फिर एजुकेशन से डील करता हो।
मतलब आप दिन भर एंटरटेनमेंट दिखा रहे हो, दिखाओ, लेकिन दिन का कम से कम आधा घंटा जो है 30 मिनट्स आपको कुछ नेशनलिस्ट चीज दिखानी पड़ेगी। देखो क्या क्या दिखा सकते हैं, कोई चीज जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हो या फिर सोशल रेलिवेंस के लिए हो, जैसे एजुकेशन, वुमेन वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कल्चरल हेरिटेज, राइट। तो इन सब चीजों को यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ दिखाइए, मतलब शो कीजिए, कोई एड्स दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंट्रीज दिखाइए, बट कुछ भी आपको दिखाना पड़ेगा अपने चैनल्स के ऊपर। आप चैनल्स पे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट को नहीं दिखा सकते, ठीक है। पहली चीज तो ये बोली गई। सेकंड चीज ये बोला गया कि देखो आपको लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर टीवी चैनल है XYZ, अब उस XYZ को क्या दिखाना है वो खुद वो डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ लेकर के किसी गवर्नमेंट के पास जाएगा फिर उसको अप्रूव करवाएगा, ये सब करवाने की जरूरत नहीं है, रादर उसको खुद ही ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। हाँ, अगर जो वो चीज़ दिखा रहा है अगर वो गलत है तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, बट अगर वो सही चीज़ दिखा रहा है तो उसको कहीं पर भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उस चीज़ को दिखा सकता है। थर्ड चीज, लेट्स से कि 2 डिफरेंट चैनल्स हैं, 3 डिफरेंट चैनल्स हैं, ABC। नाउ ABC ने मान लो तीनों साथ में मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसी डॉक्यूमेंट्री को डेली प्ले किया करेंगे। तो क्या A के पास जो डॉक्यूमेंट्री है उसको B और C प्ले कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं। वो आपस में अपने डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं। मतलब कि जो कंटेंट एक टीवी चैनल वाला दिखा रहा है, सेम कंटेंट अगर वो चाहे, अगर वो परमिशन दे तो दूसरे टीवी चैनल भी दिखा सकते हैं, शेयर किया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप ये 3 चीज़ आपको समझ आ गई। पहली चीज़ तो 30 मिनट्स पर डे आपको कुछ ऐसा दिखाना होगा अपने चैनल पे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का हो या फिर सोशल रेलिवेंस का हो, पहली चीज़। दूसरा, उनके पास पावर है कि वो अपने कंटेंट को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, पावर, अपनी चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट से अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अपने ही लेवल पर उसको मॉड्यूलेट कर लीजिए। थर्ड, आपस में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर मैंने कितना बोला आपको, 30 मिनट पर डे। तो 30 मिनट पर डे का मतलब क्या है, 1 आवर पर 2 डे, मतलब हर 2 दिनों में 2 डेज में आपको 1 आवर दिखाना है। 30 डेज में कितना हो जाएगा, 15 आवर्स, ठीक है। मतलब एक महीने में आपको कम से कम कितना दिखाना होगा, तो 15 आवर्स एवरी मंथ, इतना आपको डेटा दिखाना होगा, ठीक है। इतना आपको मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को दिखाना होगा। नाउ जो 30 मिनट्स मेंशन किया गया है, क्या ये 30 मिनट्स आपको एक साथ दिखाने होंगे, मतलब आधे घंटे की कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर ऐड दिखाना होगा? द आंसर इज नो। मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ये बोलते हैं कि आप जब भी ये 30 मिनट दिखा रहे हो ना, तो उसको आपको एक साथ दिखाने की जरूरत नहीं है, रादर आप उसको ब्रेक कर सकते हो। मतलब 5-5 मिनट के आप 6 वो रख लीजिए, 6-6 मिनट के आप 5 रख लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे आप उस तरीके से उसको मॉड्यूलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। 30 मिनट एक साथ दिखाने की जरूरत नहीं है, बट पर डे आपको 30 मिनट्स दिखाना तो जरूर है। एक चीज़ और, रात में 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, 12 AM to 6 AM, इस टाइम तो ऑब्वियसली कोई टीवी नहीं देख रहा होता है, राइट। तो इस समय में आप अपने कंटेंट को दिखा नहीं सकते। आपको जो दिखाना है वो सुबह 6 बजे के बाद और रात के जो 6 बजे हैं उससे पहले दिखाना है, इसी बीच में, मतलब जो एक्टिव डे लाइट आवर्स है, इस समय में आपको अपने कंटेंट को दिखाना है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट, इसमें वॉलंटरी कंप्लायंस है, मतलब अगेन आपको कहीं पर भी कोई भी जाकर परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। और सेल्फ सर्टिफिकेशन है, आप खुद को सर्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो, हर एक ब्रॉडकास्टर को बस एक काम यहाँ पर करना होगा। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर चैनल है, उसको क्या करना होगा, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर जाना होगा और इस सेवा पोर्टल पर जाकर के अपना मंथली रिपोर्ट देना होगा कि हमने किस दिन कितनी देर तक कौन सा जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है उसको चलाया था। तो ये एक चीज करना होगा, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आपको मतलब उस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टर को सारी डिटेल्स शो करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, 2 चीजों को यहाँ पर एग्जाम्पशंस मिली है, मतलब 2 टाइप के चैनल्स को ये सब चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। पहला, फॉरेन चैनल्स। अब देखो, पहले एक चीज समझो, उससे पहले भारत के अंदर 8 शेड्यूल जो है उसके अंदर 12 लैंग्वेजेस मेंशन किए गए हैं। ये 12 लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडिया की मेन लैंग्वेजेस हैं जो बोले जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। बोला गया है कि 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है, इस 22 लैंग्वेज के अलावा अगर किसी लैंग्वेज में कोई फॉरेन चैनल भारत के अंदर टीवी चला रहा है, मान लेते हैं कि कोई जर्मन टीवी चैनल चल रहा है या फिर कोई रशियन चल रहा है, तो क्या इनको भी ये पर्टिकुलर नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें दिखानी होंगी? द आंसर इज नो, इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 8 शेड्यूल की लैंग्वेज के बाहर है, उस लैंग्वेज में अगर कोई भी कंटेंट बन रहा है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, पहली चीज़ तो। सेकेंड, मान लो कोई ऐसा चैनल है, लेट्स से DD स्पोर्ट्स है, DD स्पोर्ट्स या फिर स्टार स्पोर्ट्स है ना, स्टार स्पोर्ट्स, DD स्पोर्ट्स, ये सब ऐसे चैनल्स हैं जो कि 24/7 24 घंटे वो लोग स्पोर्ट्स ही दिखाते रहते हैं, ठीक है। फिर आप अगर और भी चैनल्स देख लीजिए, जैसे कोई लेट्स से बाबा रामदेव का चैनल है, वो हमेशा योगा दिखाते रहते हैं, योग से रिलेटेड चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो बोला गया है कि इन दोनों ही टाइप की जो चैनल्स होंगे ना,
जहां पर या तो स्पोर्ट्स या फिर जो योगा वगैरह की चीजें हैं, स्पिरिचुअल चीजें हैं, अगर ये सब चल रही है तो आपको ये आधा घंटा वाला कंसेप्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ही काम कर रहे हो। ये स्पोर्ट्स भी नेशनल इंपॉर्टेंस वाला है और ये योगा और मेडिटेशन तो ऑलरेडी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ही है, ठीक है। और सोशल रेलिवेंस भी ऑब्वियसली दोनों के अंदर ही आ जाती है। सो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। बोला गया है कि कोई भी ऐसा चैनल जो कि 12 घंटे से ज्यादा स्पोर्ट्स या फिर डिवोशनल चीजें चला रहा है तो उसको ये 30 मिनट का जो कंडीशन है उसको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली एक चीज बोला गया है कि एक बॉडी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है उसके अंदर एक बॉडी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर। बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर का मेन काम ये होगा कि उसको हर टाइम में हमेशा एक डेटा रखना होगा कि किस पर्टिकुलर चैनल ने क्या कंटेंट टेलीकास्ट किया है, और कम से कम 90 डेज तक, 90 यानी कि 3 महीनों तक वो डेटा को स्टोर करके रखना होगा। उसके बाद वो चाहे तो उस डेटा को हटा सकती है, ठीक है। सो आई होप पब्लिक सर्विस कंटेंट के बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। देखो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो उसको रिलीज करता है। 2022 का रिपोर्ट आया है, उसमें टोटल जो कंट्रीज है 142 है और भारत का जो रैंकिंग है वो बहुत पीछे है, 77 नंबर पे है। इंडिया इसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी सिंपली ऑन कौन इसको रिलीज कर रहा है, और ध्यान रखिएगा एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है, ये कोई भी एनजीओ वगैरह नहीं है, ठीक है। इसके अलावा टोटल 8 फैक्टर्स है इस चीज के अंदर, कौन कौन से 8 फैक्टर्स हैं वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, देखो अगर यही चीज इंडिया का कोई पर्टिकुलर बॉडी मतलब उसको अगर रिलीज कर रहा होता तो हमें ये चीजें याद करनी पड़ती, तो हमें ध्यान रखना पड़ता, बट बिकॉज यूएस का एक पर्टिकुलर बॉडी इसको कर रहा है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से 8 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रूल ऑफ लॉ डिसाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, द टॉपिक इज अबाउट फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स। देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिसेंटली एक चीज आई है, रिसेंटली एक केस आया था जिसके अंदर ये बोला गया कि जो मिनिस्टर्स हैं यानी कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, क्या उनके पास भी राइट टू फ्री स्पीच होती है? तो सुप्रीम कोर्ट साइड कि राइट टू फ्री स्पीच सबके पास होती है। राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर मेंशन किया गया है और वो सबके पास है, ठीक है। और 19 क्लॉज 1 के अंदर जो राइट्स मेंशन्ड है राइट टू फ्री स्पीच में, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड है 19 क्लॉज 2 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसके अलावा हम एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस को इंक्लूड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज ये है इसके कारण ये भी बंद कर दो, मतलब कोई एडिशनल आप रिस्ट्रिक्शंस ऐड नहीं कर सकते सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बोला कि कोई भी मिनिस्टर, लेट्स से कोई भी मिनिस्टर है एबीसी, उस एबीसी ने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में मतलब एज अ मिनिस्टर कोई ऐसी चीज बोल दी जो कि मान लेते हैं कि नेशन के अगेंस्ट है या फिर किसी धर्म के अगेंस्ट है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो गलत है, तो यहां पर क्या माना जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर यह माना जाएगा कि वो मिनिस्टर के व्यूज हैं, या फिर दूसरा ये माना जाएगा कि वो पूरी पार्टी के व्यूज हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता है वो पूरी पार्टी के व्यूज है। सुप्रीम कोर्ट साइड कि ऐसा कभी भी अगर हो कि जहां पर एक सिंगल मिनिस्टर है जिसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ गलत बोल दिया है, तो वो उसके सिर्फ खुद के व्यूज होंगे, ध्यान रखिएगा, वो पूरी पार्टी के व्यूज नहीं होंगे, पूरी की पूरी मिनिस्टरशिप या फिर पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके व्यूज नहीं माने जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में समझो, एक मिनिस्टर के द्वारा किया गया कोई भी स्टेटमेंट जो कि भले ही उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, मतलब एक के द्वारा की गई गलती सबकी तरफ नहीं जाएगी। 75 क्लॉज 3 आर्टिकल जो है उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, राइट, और वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल्स, वो लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, राइट। अब देखो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो आर्टिकल 164 क्लॉज 2 उसमें क्या बोला जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, तो वो भी वहां पर भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लैरिफाई किया कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फ्लो करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इंडिविजुअल मिनिस्टर्स में, उल्टा नहीं होती है। समझो, लेट्स से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई गलती की है, तो अब वो गलती हर एक मिनिस्टर्स की मानी जाएगी, हर मिनिस्टर्स की, भले वो M1 हो, M2 हो, M3 हो, M4 हो, M5 हो। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई गलती की है, इसके ऊपर कोई एलिगेशन आया है, तो वो एलिगेशन सबके ऊपर आएगा। मतलब कोई भी चीज जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आती है, ठीक है, और सॉरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे आती है, तो वो हमेशा इंडिविजुअल मिनिस्टर्स तक जाएगी। लेकिन लेट्स से कि किसी अगर मिनिस्टर ने कोई गलती की है तो वो चीज बढ़कर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे नहीं जाएगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक की गलती सबकी गलती होगी, नहीं, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की गलती सारे ही मिनिस्टर्स की गलती डेफिनेटली होगी, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो, दिस इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन दिस ईयर। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इंडिविजुअल मिनिस्टर्स की तरफ फ्लो करती है या फिर इंडिविजुअल मिनिस्टर्स से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ फ्लो करती है।
ठीक है। नाउ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इन दोनों के अंदर मेंशन किया गया है कि सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं, बट अगर कोई स्टेट के अलावा कोई और पर्सन भी अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट भी रिट्स जारी कर सकती है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जो रिट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं होती, रादर किसी पब्लिक पर्सन के, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी की जा सकती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टेटमेंट बोला कि किसी मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया कोई भी स्टेटमेंट, मतलब से मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट अगर दे दिया है, अगर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं कॉज कर रहा है, ठीक है, मतलब लेट्स से कि कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज कर रहा है तो उसको डायरेक्टली गलत नहीं माना जाएगा। पहली चीज तो देखो समझो, लेट्स से कि कोई एक मिनिस्टर है जिसने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण किसी सिटीजन की राइट्स के अगेंस्ट बोल दिया। मान लो कि किसी मिनिस्टर ने ये बोल दिया कि XYZ को राइट टू लाइफ नहीं है, तो XYZ का तो वायलेशन हो गया, बिकॉज राइट टू लाइफ तो है उसके पास, राइट, तो दिस इज अगेंस्ट द वायलेशन। बट सोचने वाली बात यह है कि जब तक ये मिनिस्टर कुछ ऐसा ना करे जिससे XYZ की सच में लाइफ के ऊपर खतरा आ जाए, तब तक इसे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट नहीं माना जाएगा ना। एक नया वर्ड आया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। समझो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का मतलब क्या है। देखो, हर एक पर्सन के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा सकता है, राइट, किसी पर्सन के द्वारा, स्टेट के द्वारा। बट अगर ये वायलेशन किसी ऐसे पर्सन से आए जो कि एक पब्लिक पर्सन है, पब्लिक पर्सन का मतलब है कोई जो गवर्नमेंट का एजेंट है, कोई भी हो सकता है, भले वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई कोई सिंपल ब्यूरोक्रेट हो, राइट, या फिर कोई भी हो, कोई ऐसा पर्सन जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस पर्सन ने किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट हो गया, ठीक है। अगर एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट किसी भी चीज को ऐसे इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, और ध्यान रखिएगा वो एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहा है तभी। लेट्स से कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि मान लो मिनिस्टर है, बट वो मिनिस्टरशिप से बाहर जाकर किसी लेट्स से पर्सनल मैरिज में गया हुआ है, ठीक है, और वहां पर वो एज अ मिनिस्टर नहीं बट एज अ रिलेटिव गया हुआ है, और वहां पर अगर वो कुछ करता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट नहीं माना जाएगा। बट अगर ये मिनिस्टर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में बीइंग अ मिनिस्टर कुछ ऐसा बोलता है जिसके कारण किसी पर्सन की फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट माना जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन यहां पर भी एक और चीज डाली गई है। मान लेते हैं कि किसी मिनिस्टर ने किसी ABC के अगेंस्ट में कुछ ऐसा बोल दिया कि इसकी फंडामेंटल राइट अगेंस्ट में आ गई, मतलब ABC के फंडामेंटल राइट वायलेट हो गई, बट मिनिस्टर ने बोला है, क्या कुछ किया है? अगर मिनिस्टर कुछ करेगा, मतलब मिनिस्टर कोई अगर ऐसा एक्शन लेगा जिसके कारण सच में इसकी फंडामेंटल राइट खतरे में आ जाए, तभी इस पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक बार फिर से सेम स्टेटमेंट को बोल रहा हूं। देखो, कोई मिनिस्टर अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट बोलता है जो कि किसी पर्सन के राइट्स के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो डायरेक्टली एक्शनेबल नहीं होगा या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर उसका वो जो बोला है उसने, लेट्स से अगर मिनिस्टर ने ये बोला है कि लेट्स से कि मैं तुम्हारा घर तुड़वा दूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं कि घर ब्रेक करवा दूंगा, ठीक है, सिर्फ बोलने से उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा मिनिस्टर के अगेंस्ट, बट अगर सच में इस पर्सन का घर ब्रेक हो गया तो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। आई होप इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आप ये चीज समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसके तहत वो पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिशियल जो बोल रहा है अगर वो चीज हो जाए तब उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट माना जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी, देखो बहुत इजी समझने में है बट एक बार, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बट एक बार आप समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स के बारे में। एक नया प्रोजेक्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया है। इसके अंदर सिंपली ये बोला गया है कि जितनी भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है उसको कॉमन मैन के लिए भी एक्सेसिबल कर दिया जाएगा। मतलब कि एक बेसिकली चलो इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट नाम की एक बॉडी बनाई गई है या फिर एक वेब पेज बनाया गया है, जिस वेब पेज पे आप जाइए तो वहां पर आपको डिजिटल वर्जन मिल जाएगा सारी की सारी जजमेंट्स का, सिंपल वर्ड्स में, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब देखो कब से ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इस पे अपलोड होनी स्टार्ट होंगी, तो ये जो जजमेंट अपलोड होंगी दैट विल बी राइट फ्रॉम 1950। 1950 में जब भारत संविधानिक हो गया था, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आ गया था, उस दिन से लेकर के आज तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो सारी की सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर चीज पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जाने के लिए ऑब्वियसली जो जुडिशियल डेटा ग्रिड का पोर्टल है वहां पर जाना होगा, वहां से आप इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, चार्जशीट। चार्जशीट क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है FIR, एक होती है चार्जशीट।
दोनों में डिफरेंस समझो। लेट्स से कि किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, वो पर्सन जब पहली बार रिपोर्ट लिखाने जाएगा तो पहली बार जब वो रिपोर्ट लिखवाता है तो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसके अंदर वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देता है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस चीज को कहते हैं FIR, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आई होप ये क्लियर है। जब किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी क्राइम होगा एंड वो पर्सन जाकर के उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगा और अपनी रिपोर्ट लिखवाएगा, रिटर्न फॉर्मेट में लिखवाएगा, तो उसमें जो जो चीजें मेंशन होगी ना, वो सारी की सारी चीजें कहलाती हैं FIR, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का पार्ट है। नाउ यूथ बार एसोसिएशन केस हुआ था 2016 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द मोमेंट पुलिस के पास कोई भी FIR आ गई तो 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, उस FIR को आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, कहां करना होगा वो चीज स्पेसिफाई किया जाएगा, बाद में स्पेसिफाई किया गया था CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, यहां पर इसको अपलोड करना होता है। ठीक है, इसे कहते हैं FIR। अब लेट्स से FIR हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, पुलिस की ऑब्लिगेशन बनती है उस पर्टिकुलर केस की छानबीन करना, उसकी जांच करना स्टार्ट करना, और उसकी जांच वगैरह करने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट पुलिस बनाएगी, ध्यान से सुनिएगा, पुलिस जो फाइनल रिपोर्ट बनाएगी कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर केस में क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सारी की सारी चीजें कहलाती हैं चार्जशीट। चार्जशीट का सीधा सा मतलब है ये एक फॉर्मल पुलिस रिकॉर्ड है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, तब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद कि किस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, किसको कस्टडी में डाला गया है, एक्विजिशन किसके किसके अगेंस्ट है, कौन कौन से पर्सन कहाँ कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या गलती किसकी मानी गई है, राइट, ये सारी की सारी चीजें फाइनल होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो फाइनल रिकॉर्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल पुलिस रिकॉर्ड, और इसी को चार्जशीट बोला जाता है। ठीक है, सो आई होप FIR और चार्जशीट में पहली चीज आपको डिफरेंस समझ आ गया। नाउ न्यूज में क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि जो चार्जशीट होगा उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट आप नहीं मान सकते। मतलब कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसको आप पब्लिक में रिलीज कर सकते हो, बट चार्जशीट को आप पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते, इसको आप सिंपली कहीं पर भी रिलीज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप उसको कहीं जाकर के किसी वेबसाइट पे डाल दीजिएगा, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे किसी पर्सन की राइट टू प्राइवेसी जो है वो वायलेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। लोगों की जो प्राइवेसी है, मान लो किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई हीनियस क्राइम हुआ है और वो पर्सन उस चीज को नहीं बताना चाहता हर एक पर्सन को, राइट, उसे छुपा के रखना चाहता है, तो वो चीज यहां पर सॉल्व हो जाएगी अगर चार्जशीट को पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट ना किया जाए तो। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप चार्जशीट और FIR के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया। एंड आई होप जितने भी टॉपिक्स थे आज हमारे फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट में, जनवरी 2023 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वी हैव टोटली कंप्लीटेड एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए, एंड आई ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। आई होप इट इज क्लियर। इफ you have liked this particular video and this particular series and the initiative, please leave a like, subscribe to the channel, and thank you so much for listening.